तो आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए 3 जनवरी 2022 में सीटेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने कल सीडीपी डाले थे और आज मैं मैथ्स का पेडागोजी डाल रहा हूँ। जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारा हौसला बुलंद हो। क्वेश्चन नंबर 46 है। एक गणित की अध्यापिका ने अपने कक्षा के समक्ष निम्न प्रश्न रखा। प्रश्न है 4 अंकों जैसे 7, 8, 4, 6 को लीजिए। इस तरह से 4 अंक वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाएं कि कोई भी अंक इनमें से दोबारा न आए, अर्थात किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो। छात्रों के विविध जवाबों के बाद वे छात्रों से पूछती हैं कि आपने 2 संख्याएं बनाई हैं, उनमें अंकों के क्रम के बारे में सोचिए। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन और कैसे बनी? अपनी प्रक्रिया विधि को लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त संदर्भ में अति उपयुक्त है? छात्रों को अपने ही उत्तर को खुद आंकने के लिए कहकर शिक्षिका छात्रों को अंकन में लगने वाले समय को बचा रही है। शिक्षिका का छात्रों को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए व्यस्त रख रही है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, शिक्षिका छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों में सम्मिलित उनकी चिंतन प्रक्रिया को समझना चाहती है। अच्छा, और नहीं है, शिक्षिका उन छात्रों को भ्रमित कर रही है जिन्होंने सही उत्तर दिए हैं ताकि उत्तरों की फिर से दोबारा से जांच कर ले। तो ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन सब लेंदी है तो घबराना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं किया होता है? रचनात्मक आकलन के लिए ऑप्शन है छात्रों का पोर्टफोलियो, ये तो प्रयोग होता है। उपाख्यानात्मक अभिलेख, उसका सत्रांत परीक्षा और क्षेत्र भ्रमण। तो सत्रांत परीक्षा जो होता है वो नहीं होता है, तो इसका राइट ऑप्शन 3 होगा। 48 नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष निम्नलिखित इबारती प्रश्न यानी शब्द समस्या वाला प्रश्न रखते हैं। जैसे कि समाचार पत्र की एक प्रति में 12 पन्ने हैं, हर रोज 10,500 प्रतियां छपती हैं, कुल कितने पन्ने हर रोज छपते हैं? एक छात्र जवाब देता है कि उत्तर 1,25,000 से 1,30,000 के बीच होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त संदर्भ में सही है? यानी बच्चा ऑप्शन है शिक्षक को छात्र को गलत उत्तर देने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। अनुमान रोजमर्रा के गणित में इस्तेमाल होता है, अतः शिक्षक को छात्रों को अनुमति उत्तर के लगभग सटीक होने की प्रशंसा करनी चाहिए। हाँ, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, शिक्षक को छात्रों के जवाब को नज़रअंदाज करना चाहिए। नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते, ये भी गलत है। गणित में एकदम सही उत्तर चाहिए, इसलिए अनुमान की गणित में कोई प्रसंग नहीं है, ये भी आपको गलत है। तो राइट ऑप्शन इसका 2 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ चर्चा एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित सीखने के संदर्भ में कक्षा के भावी परिवेश की परिकल्पना को निरूपित करता है? तो पहला ऑप्शन है छात्र समूहों में काम कर रहे हैं और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ संबंध जोड़ते हुए प्रश्नों को हल करने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ खोज रहे हैं। ये भी आपका सही लग रहा है। छात्र पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों को हल कर रहे हैं जो शिक्षक द्वारा हल किए गए उदाहरण पदार्थ है। आप जो हमेशा शिक्षक उदाहरण देते हैं उसी पर थोड़ी ना आपको बनाना है, आपको तो अलग विधि से भी बनाना है। तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया पर मनन कर रहे हैं और गलती को अधिगम के अवसरों के तौर पर, हाँ, जो आप गलती करते हैं तो आपको उसको सीखने के तौर पर देख रहे हैं। तो इसका जो ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। और छात्र के प्रश्नों को हल को सैमपट से नकल करने के लिए करके लिख रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं लग रहा है सही। इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए और सी। तो ए और सी जिसमें भी होगा हम मार देंगे। तो 3 नंबर में है ए और सी, तो 3 नंबर जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक स्कूल की गणित की अध्यापिका चाहती है कि उनके छात्र दैनिक जीवन में सूचना को सुव्यवस्थित करने, निरूपित करने और अर्थ निकालने के लिए आंकड़ों के प्रबंधन की प्रशंसा करें। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक को अधिगम के लिए परिणामों को प्राप्त करने में सहायता करेगा? तो इसका जो ऑप्शन है वो पाठ्य पुस्तक में
से हल किए हुए उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए, ये तो गलत है। विविध रेल समय सारणी का समाचार पत्रों में प्रकाशित सर्वेक्षण आदि का उपयोग करना चाहिए, और ये भी सही लग रहा है। आंकड़ों के निरूपण के विभिन्न तरीकों की व्याख्या करना चाहिए, व्याख्या तो नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है। और 4 है उनको आंकड़ों को निरूपित करने के विविध औपचारिक तरीकों से अवगत करना। औपचारिक तरीका क्या होता है, यानी जो शिक्षक उसको बता रहे हैं तब वो कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन उतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है। इफेक्टिव नंबर 2 लग रहा है कि वो आप उसको जाइए, वो अनौपचारिक रूप से सीख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्राथमिक कक्षा में भिन्न की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए अति उपयुक्त है। आप भिन्न की संकल्पना बच्चों को समझा रहे हैं, तो कौन सा उपयुक्त होना चाहिए। पहला है, आप श्याम पट पर PYQ लिख करके बोल दीजिए कि PYQ इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो गलत है, ऐसे नहीं समझा सकते आप। भिन्न का उदाहरण लिखना और फिर तब भिन्न के निरूपित करने के लिए संख्या रेखा पर चिन्हित करना, ये भी उतना इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है, वृत्तों और आयताकार पहियों के सममित कट आउट्स के साथ भिन्न को निरूपित करने के लिए कागज मोड़ने गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए, ये ऑप्शन सही लग रहा है। आप जो है कागज मोड़ करके उसको बता सकते हैं कि ये अलग अलग पार्ट को आप बता सकते हैं कि हाफ है, फुल है, ये 1/4 है। भिन्न के 2 उदाहरण देना और छात्रों को उनकी कॉपियों में भिन्न के 10 समान उदाहरण लिखने के लिए करना, ये भी सही नहीं लग रहा है, तो राइट ऑप्शन इसका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की अपनी शब्दों और चिन्हों की भाषा जो छात्रों की दैनिक भाषा से बहुत दूर है, दिए गए कथनों में निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त है। शिक्षक को विद्यार्थियों गणित में इस्तेमाल होने वाले शब्दावली और चिन्हों को स्मरण कराने में सहायता करनी चाहिए, ये तो गलत है, स्मरण नहीं करना चाहिए। शिक्षक को गणितीय समस्याओं को संदर्भ करना चाहिए और गणित के विद्यार्थियों को जीवन अनुभवों का भाग बनाना चाहिए, ये तो सही है, राइट ऑप्शन इसका 2 होगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, गणित की भाषा को सीखने में विद्यार्थी की सहायता हेतु शिक्षक को केवल गणित में इबारती प्रश्न को हल करने पर बल देना चाहिए, केवल इबारती प्रश्न ही, उसको सब प्रकार का प्रश्न होना चाहिए। शिक्षक को कक्षा में महत्वपूर्ण गणितीय चिन्हों और सूत्रों को चार्ट को प्रदर्शित करना चाहिए, ये भी उतना सही नहीं लगा है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका 2 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 5वीं कक्षा की छात्रा द्विविमीय आकृति का उनके गुणों के आधार पर श्रेणी में वर्गीकरण कर रहे हैं, तो ज्यामितीय विकास की वेन हिले सिद्धांत के अनुसार वो छात्र ज्यामितीय विवेचन के किस स्तर पर है। तो जब ये वो किसी गुण के आधार पर बच्चे आकृति को बांट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन तो फर्स्ट ही आता है, एनालिसिस, विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष निम्नलिखित शब्द समस्या इबारती प्रश्न रखते हैं, जैसे कि समीना 9 बजने में 10 मिनट पर सोने जाती हैं, कृति समीना के 20 मिनट बाद सोने जाती हैं, कृति किस समय पर सोने गई। एक छात्र ने जवाब दिया कि 20। उसने समझाया प्रश्न में कहा क्या गया है कि कृति 20 मिनट बाद बिस्तर पर सो गई, तो उत्तर जवाब 20 ही होगा। न्यूमैन के अनुसार छात्र द्वारा दिया गया उत्तर उदाहरण है, तो उदाहरण ये है कि अवबोध अर्थबोध की त्रुटि है, यहाँ पे बच्चे अर्थ नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। दूसरा में है पढ़ने की त्रुटि, बच्चे तो पढ़े तो सही है। प्रक्रिया कौशल की त्रुटि, प्रक्रिया भी इसका सही है। लापरवाही की त्रुटि, लापरवाही तो है नहीं इसमें, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो अवबोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बल देता है कि स्कूल गणितीय गतिविधि आधारित हो। ऐसा है क्योंकि यह विद्यार्थियों को आजीविका कमाने के कौशल के विकास में कमाने पर थोड़ी ना ये बल देता है, ये तो गलत होगा। दूसरा, यह विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ये तो सही लग रहा है। गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए एक मूर्त अनुभव, यानी जो अमूर्त है उसको मूर्त के हिसाब से समझाना, यानी ठोस वस्तु के आधार पर उसके अनुभव को, अमूर्त चीज़ों को बताना, तो ये भी कहीं ना कहीं सही लग रहा है। यह प्राथमिक कक्षा में बच्चों को मनोरंजन का समय उपलब्ध करता है, मनोरंजन का समय थोड़ी ना उपलब्ध करवाता है, तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा वो होगा बी और सी। तो बी और सी जो है फर्स्ट में है, तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय दुश्चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के साधन उपयुक्त हैं? मानकीकृत आकलन, ये नहीं होना चाहिए भाई, मानकीकृत आप स्टैंडर्ड टेस्ट करवा रहे हैं। सहयोगात्मक अधिगम परियोजना, ये होना चाहिए। योगात्मक यानी वर्ष के अंत में, ये भी नहीं होना चाहिए। रचनात्मक, ये होना चाहिए, हर समय उसका आकलन होना चाहिए। तो बी और सी जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा, बी और सी, ये 4 नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित की कक्षा में एक छात्र योग पर समस्याओं को हल करने के लिए निम्नलिखित तरीकों से उंगलियों पर गिनता है, जैसे कि 3+9 को इस प्रकार से गिन रहा है, 9+3 को इस प्रकार से गिन रहा है। तो देखिए ये 3+9 चाहे 9+3 इस प्रकार गिन रहा है। तो विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की गई उपयुक्त प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन अति उपयुक्त है? इस प्रक्रिया, ऑप्शन है, इस प्रक्रिया की उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कलन विधि आधारित नहीं है। नहीं, ये तो गलत है। छात्रों योग पर आधारित समस्या समाधान में योग के क्रम विनिमय नियम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये क्रम विनिमय नियम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 9+3 को जोड़ो चाहे 3+9 को जोड़ो, बात तो इक्वल ही होगा। ये ऑप्शन इसका सही होगा। और ऑप्शन देख लेते हैं, छात्रों की उंगलियों पर गिनने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह समस्या का हतोत्साहित तो उसको करना ही नहीं चाहिए, ये भी गलत है। यह योग पर आधारित प्रश्नों को हल करने की उपयुक्त कलन विधि है, ये भी गलत है। इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो 2 नंबर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में समस्या समाधान की रणनीति नहीं है? तो समस्या समाधान की रणनीति नहीं है तो पश्चगामी रूप से हल करना, चित्रात्मक निरूपण, रटकर याद करना। भाई रटकर तो नहीं याद करना है, इसका ऑप्शन यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष एक प्रश्न रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, पूर्णांकों का एक जोड़ लिखिए जिसके योगफल ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो उपयुक्त प्रश्न का उदाहरण है, ये तो खुला श्रेय वाला है कि आप कोई भी ले सकते हैं। बंद श्रेय वाला तो यह है नहीं, ये भी गलत है। स्मरण आधारित है, यह स्मरण आधारित भी नहीं है, आप याद करके नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह 1 नंबर ही होगा, ये खुला सिरा वाला प्रश्न है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पढ़िए, गणित में हम प्रत्यक्ष वस्तुओं से सावधानतन पूर्णांकों के समुच्चय के अमूर्त रूप को समझते हैं। इस समुच्चय में हम शून्य सम्मिलित करते हैं और पूर्णांकों का समुच्चय प्राप्त होता है। इस समुच्चय में हमने ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित किया। पूर्णांक समुच्चय को पाने के लिए पूर्णांकों में हमने धनात्मक और ऋणात्मक भिन्नों को जोड़ा। परिमेय संख्या का समुच्चय पाने के लिए उपयुक्त कथन प्रतिबिंबित करता है। गणित में संकल्पनाओं के रैखिक प्रबंध को, या गणित के पदानुक्रमिक स्वभाव को, या गणित में संकल्पनाओं के मूर्त स्वभाव को, या गणित में संकल्पना अमूर्त से मूर्त परिस्थिति की तरफ चलती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो गणित के पदानुक्रमिक स्वभाव को। तो आई होप आप लोग 15 क्वेश्चन जो है वो बना लिए होंगे, समझ गए होंगे। यदि इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट क्लियर करवा सकते हैं। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ